नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन पर्यावरणीय चुनौतियों की जिनसे हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी जूझ रही है। हम इसे देखेंगे जीव विज्ञान की नज़र से, मतलब समझेंगे कि आखिर ये संकट है क्या और इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक सीधी और सच्ची बात है। जिस रफ्तार से हम इंसानों ने तरक्की की है, उसने कहीं ना कहीं प्रकृति का जो संतुलन था उसे बिगाड़ दिया है। और इसी वजह से आज हम एक बहुत बड़े संकट के सामने आकर खड़े हो गए हैं। अब ये जो उलझी हुई समस्याएं है ना, इन्हें सुलझाने के लिए साइंटिफिक समझ, बस वही हमारा एकमात्र रास्ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, जमीनी प्रदूषण। मतलब वो खतरे जो हमारी हवा और पानी पर सीधा तत्काल असर डाल रहे हैं। चलिए इन्हीं से शुरू करते हैं। अच्छा, वायु प्रदूषण ये है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो जहर है जो हमारी हवा में घुल चुका है। अब ये आता कहाँ से है? गाड़ियों के धुएं से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, और जो हम कोयला जलाते हैं उससे। और इसका असर सिर्फ आसमान तक नहीं रहता, ये सीधा हमारे फेफड़ों पर असर करता है। अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। और तो और, यही जहरीली हवा एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा बनकर वापस जमीन पर लौट आती है। हवा के बाद अब आते हैं पानी पर, यानी जल प्रदूषण। और ये सिर्फ पानी को गंदा करने की बात नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ये पानी के अंदर की जो पूरी दुनिया है ना, उसे तबाह कर देता है। सोचिए, जब फैक्ट्रियों का कचरा, खेतों से बहकर आने वाले केमिकल्स, ये सब पानी में मिलते हैं, तो पानी में रहने वाले जीवों का पूरा इकोसिस्टम ही ढह जाता है। उनकी फूड चेन टूट जाती है। इसी से जुड़ी एक बहुत खतरनाक प्रक्रिया है जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है? देखने में तो ये पोषक तत्व लगते हैं, लेकिन असल में ये जहर का काम करते हैं। देखिए, पहले तो खेतों से जो खाद और सीवेज का पानी आता है, वो पानी में पोषक तत्वों की जैसे बाढ़ सी ला देता है। अब इन पोषक तत्वों को खाकर शैवाल यानी एल्गी की आबादी में एक तरह का विस्फोट हो जाता है, और ये एल्गी पानी की सारी ऑक्सीजन सोख लेती है। नतीजा, मछलियां और दूसरे जीव बेचारे दम घुटने से मर जाते हैं। और फिर एक और छिपा हुआ खतरा है, बायोमैग्निफिकेशन। इसे ऐसे समझिए, जहर की एक छोटी सी बूंद एक छोटी मछली के अंदर गई, ठीक है। अब जब एक बड़ी मछली ऐसी 10 छोटी मछलियों को खा लेती है, तो उसके अंदर जहर की 10 बूंदें जमा हो गईं। बिल्कुल यही होता है डीडीटी और पारे जैसे केमिकल्स के साथ। ये धीरे धीरे फूड चेन में ऊपर चढ़ते जाते हैं, और सबसे ऊपर बैठे जीवों जैसे बड़ी मछलियों या पक्षियों के शरीर में इतने जमा हो जाते हैं कि जानलेवा बन जाते हैं। और फिर आता है कचरे का पहाड़। हमारे घरों से निकलने वाला प्लास्टिक, अस्पतालों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला खतरनाक केमिकल, हर तरह के कचरे की अपनी एक अलग चुनौती है। और इन सब में एक नया और खतरनाक खतरा जुड़ गया है, ई कचरा। हमारे पुराने फोन, लैपटॉप, ये सब मिट्टी में एक धीमा जहर घोल रहे हैं। तो ये तो हुई जमीन और पानी की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वायुमंडलीय संकट। देखिए, कुछ समस्याएं सिर्फ जमीन या पानी तक ही सीमित नहीं रहती। कुछ संकट तो हमारे सिर के ऊपर पूरे वायुमंडल में फैल रहे हैं, और ये पूरे के पूरे ग्रह को प्रभावित करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1,80,00,000 एकड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उतने जंगल हैं जो हर साल हमारी आंखों के सामने इस दुनिया से गायब हो रहे हैं। इस तबाही का पैमाना इतना बड़ा है कि इसका असर हम सब पर पड़ना तय है। और जब जंगल कटते हैं तो होता क्या है? ये आंकड़ा देखिए, 80%। दुनिया की 80% जमीनी प्रजातियों का घर यही जंगल है। तो जब हम जंगल काटते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं काट रहे होते, हम असल में अनगिनत जीवों से उनका घर छीन रहे होते हैं, और उन्हें हमेशा के लिए खत्म हो जाने यानी विलुप्त होने की ओर धकेल रहे होते हैं। अब इस ग्लोबल संकट के पीछे का कारण क्या है? वो है ग्रीन हाउस गैसें। इन्हें ना एक अदृश्य कंबल की तरह समझिए। कोयला, पेट्रोल जलाने से निकली कार्बन डाइऑक्साइड, खेती और पशुओं से आई मीथेन, और फैक्ट्रियों से निकले दूसरे केमिकल्स, ये सब मिलकर इस कंबल को और मोटा करते जा रहे हैं। और ये कंबल सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारी धरती लगातार गर्म होती जा रही है। वायुमंडल में एक और बहुत जरूरी चीज है, ओजोन परत। ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इसका काम है सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट बी किरणों को सोख लेना और हमें स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाना।
और यहीं पर एक कमाल की कहानी है, ओजोन की कहानी, जो एक संकट भी है और एक बहुत बड़ी जीत भी। हुआ ये कि हमारे फ्रिज और स्प्रे कैन से निकलने वाली CFCs गैसों ने इस सुरक्षा कवच को तोड़ना शुरू कर दिया। एक बड़ा खतरा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत कम होता है। पूरी दुनिया इस खतरे के खिलाफ एक हो गई। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें सभी देशों ने मिलकर CFCs को बंद करने का फैसला किया, और ये एक ऐतिहासिक सफलता थी। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सफल बदलाव की कहानियां। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ये तो साबित कर दिया कि जब इंसान चाहे तो बड़े से बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए कुछ और ऐसी ही प्रेरणा देने वाली कहानियों पर नजर डालते हैं। भारत का चिपको आंदोलन, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो गांव के लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, उन्हें बचाने के लिए पेड़ों को गले लगा लिया, उनसे चिपक गए। ये जमीनी स्तर पर संरक्षण का एक इतना शक्तिशाली प्रदर्शन था कि इसने पूरी दुनिया को प्रेरणा दी। और ऐसी सफलता की और भी मिसालें हैं। जैसे केरल में लोगों ने एक अनमोल जंगल, साइलेंट वैली को बचाया। दिल्ली में जब गाड़ियों को CNG पर चलाया गया तो शहर की हवा ही बदल गई। और राजस्थान में पानी की कमी वाले इलाकों में लोगों ने पारंपरिक तरीकों से सूखी जमीन में फिर से पानी भर दिया। ये सारी कहानियां एक ही बात साबित करती हैं कि सही इरादे और सच्ची कोशिश से हम प्रकृति को फिर से संवार सकते हैं। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। आगे का रास्ता क्या है? इन सारी समस्याओं और सफलताओं से हम क्या सबक ले सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कुछ हमने सीखा है उस ज्ञान को हम एक्शन में, कार्रवाई में कैसे बदलें। अगर हम सारी चुनौतियों को संक्षेप में देखें तो ये 3 स्तरों पर हैं। पहला, वो खतरे जो तुरंत सामने हैं, जैसे हवा और पानी का प्रदूषण। दूसरा, वो ग्लोबल चुनौतियां जैसे क्लाइमेट चेंज, जिनके लिए पूरी दुनिया को साथ आना होगा। और तीसरा, बायोडाइवर्सिटी का संकट, मतलब जब जीव जंतुओं के घर उजड़ते हैं तो ये पूरी दुनिया के इकोसिस्टम के लिए खतरा बन जाता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? ये 4 कदम हमें एक ब्लूप्रिंट दे सकते हैं। स्टेप 1, साइंस की मदद से समस्या की जड़ तक पहुंचना, उसे समझना। स्टेप 2, उस समझ के आधार पर असरदार नीतियां बनाना और लागू करना। स्टेप 3, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे लेकिन सही चुनाव करें। और स्टेप 4, अपने आसपास, अपने समुदाय के साथ मिलकर लोकल लेवल पर काम करें। और आखिर में हम इस एक जरूरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर साइंस हमें इन समस्याओं को समझने की नींव, एक फाउंडेशन देता है, तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर उस नींव पर एक टिकाऊ, एक बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।